अब मुझे रीक्लासिफिकेशन पढ़ना है वापस से। रीक्लासिफिकेशन में अगर जब हमने इन्वेस्टमेंट करा एट दैट टाइम हमारा intention was to hold the investment for a shorter duration, so we have categorized that as current investment. लेकिन थोड़े टाइम बाद we decided to hold it for a long duration. तो अब पिछले साल बैलेंस शीट में तो हमने उस इन्वेस्टमेंट को किसमें क्लासिफाई किया, करंट। तो क्या हम रीक्लासिफाई कर सकते हैं? तो एज 13 ने परमिशन दे रखी है, यस यू कैन रीक्लासिफाई। है कुछ नहीं। देखो पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन में दो प्राइस दे रखी होगी, whichever is lower आंसर है, बताओ। ठीक है, पर इसमें इसने प्रोविजन, अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा। अपन अपने ही प्रोसेस से चलेंगे। तीन चीजें होती है, कौन कौन सी? रिलेशन, कंक्लूजन, है ना। रिलेशन को एनालिसिस भी बोल सकते हो, पर मैं शन याद रखता हूं। प्रोविजन, रिलेशन, कंक्लूजन, राइट। अब अगर उसने बोल दिया तो कंक्लूजन में तो अपन व्हिचएवर इज लोअर लिख देंगे, है ना। रिलेशन में कोई दिक्कत आती है, कुछ नहीं कॉपी करना है। प्रोविजन के लिए आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा। अगर ये बोला है करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया, क्या बोल रहा है? करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किया, तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांसफर मतलब वही करंट इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे, या फिर मैंने दोनों वर्ड लिख दिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या रिकॉर्ड करोगे? लोअर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट तो है ही है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? फेयर वैल्यू। जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है ना, रीक्लासिफाई हो रहा है जिस दिन भी, उस दिन कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लो। और अगर लॉन्ग टर्म को करंट इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मतलब हम बुक्स में क्या प्राइस लिख रहे हैं, व्हिचएवर इज लो। कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। तो याद रखना, करंट से लॉन्ग टर्म जाओगे तो फेयर वैल्यू याद कर लेना, लॉन्ग टर्म से करंट आओगे तो कैरिंग अमाउंट याद कर। क्लियर है? कॉस्ट तो कंपेयर करनी है, व्हिचएवर इज लो। कभी भी करेगा तो क्या सेंस निकलेगा? बैलेंस शीट देख के तो तेरे को लिखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट, बाकी तो ऊपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट लेजर ओपन है तो उसकी वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू निकालेगा, तब तेरे को देखना है इस वैल्यू को कहां लिखना है। तो यूजुअली तो बैलेंस शीट देख के तो करेगा, बैठ के बीच में कंपेयर करने का क्या सेंस? सोच के देख। क्या? एक सेकंड, एक मिनट, हाँ क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, मेरी बात सुन लेने। बैलेंस शीट डेट पे भाई तेने खरीदा, आज खरीदा तेने, आज की बैलेंस शीट डेट पे तूने क्लासिफाई करा कि इट विल बी अ लॉन्ग टर्म। अब अगले साल तुझे फील हो गया कि यार इस शेयर में दम नहीं है ना, तो तुझे लग रहा है मैं इस शेयर को सून आई डिस्पोज लेके, तो उस केस में अब अगले साल तू बेचेगा, लेकिन बैलेंस शीट डेट पहले आ गई, तो अब बैलेंस शीट डेट में तू इन्वेस्टमेंट शो करेगा। तो ये बोल रहा है कि वो शो तू लॉन्ग टर्म करेगा कि करंट करेगा? अब तेरे इंटरेस्ट क्या है, उसको सेल करना है, उसको करंट करेगा। तो ये रीट, वो तो यार हाँ, तो वो तो फिर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये होता है, मेरी बात सुन, तुमने बेच दिया तो डिस्पोज किया ना, ये क्लासिफिक, अरे यार प्लीज समझो, क्लासिफिकेशन कब चाहिए? बैलेंस शीट डेट पे मैं जो बैलेंस शीट बनाऊं, उस बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बताऊं या शॉर्ट टर्म बताऊं? लॉन्ग टर्म बताऊं तो किस वैल्यू पे बताऊं, शॉर्ट टर्म बताऊं तो किस वैल्यू पे बताऊं, ये चाहिए। अब ये बोल रहा है सर मैंने इन्वेस्टमेंट सोचा मैं 20 साल बाद बेचूंगा, एकदम दिक्कत आ गई, मैंने आज बेच दिया, वो तो डिस्पोजल हो गया ना, बैलेंस शीट डेट पे वो तेरे पास आ गया, तो इसका कोई सेंस रहेगा कि नहीं? डिस्पोज हो गया, फायदा नुकसान हो गया, बिक गया, खत्म हुआ। परमानेंट डिक्लाइन हो गया, तो कैरिंग अमाउंट क्या होगा? कॉस्ट माइनस
प्रोविजन। हाँ, अरे यार मेरे को भी पता है कि उसमें हमेशा कॉस्ट पे ही आएगा, बेवकूफ बना रहा है, पर मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैरिंग अमाउंट इतना है, कॉस्ट इतना है, बेटा क्या दिक्कत है तेरे को? आइए जब से बात तेरे को ही बोल रहा हूँ, पास में मत दे, तुझे बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है? तेरे को नहीं, तेरे आगे वाले को बोल रहा हूँ। भाई, हाँ, 1 घंटे से पूछ रही है, 1 घंटा हो गया क्लास को, तेरी गर्दन ही पीछे है यार, जितनी देर तुमने आगे देखा उससे ज्यादा देर तो तूने पीछे देखा। बेटा वो मार्क्स नहीं दिलवाएगी, ये दिलवाएगा, है ना? तो घर घर की बातें घर घर पे किया करो। ये अरे अभी मेरे को पता है, अभी सबके मन में क्या शाम को क्या फेंक रही, आज का चलने का है, आज मतलब डांडिया चल रहा है, आज का चल रहा है, आज है ना तेरे पास कहाँ के पास है, ये जो मुझे पता है। बट बेटा आधा घंटा ब्रेक मिलेगा अभी, तब डिस्कस कर लेना जितनी भी करनी हो डिस्कशन, है ना? भाई लाली बोली कितनी लगानी है वो घर की बात करना है ना। क्या बोलोगे? बोल बोल। कैसे लोग यार, तू कुछ भी करना, बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है तू। हर साल क्लासीफाई करके लॉस बुक करेगा, चल तूने रीक्लासीफाई नहीं किया तो तेरी मार्केट के लिए बढ़ना नहीं गया, बेचेगा तो सही आज नहीं तो कल, और जब बेचेगा तब तो लॉस बुक करना ही है ना। और हर बार कैसे बुक करेगा? तूने पहले बोला मैं तो इसको करंट मान रहा हूँ, तो तेरी मार्केट प्राइस कम है, ठीक है, तो फिर तूने मान लिया अगले साल मैं इसको क्या मान लेता हूँ, नॉन करंट। तो नॉन करंट में लोअर ही तो रिकॉर्ड कर रहा है तू, तो मार्केट प्राइस अगर तूने इसको कॉस्ट पे लिखा, अगर मार्केट प्राइस कम है तो ये किस पे बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस। मैंने मार्केट प्राइस पे लिख दिया, तो तेरी कैरिंग अमाउंट क्या होगी, मार्केट प्राइस। फिर उसके बाद कभी कॉस्ट कम होगी क्या तेरी? यार फिर समझना नहीं चल रहा। मैंने देख पहले करंट में खरीदा, मैंने 100 का खरीदा, ठीक है, अब मार्केट प्राइस कितनी हो गई, फेयर वैल्यू 80। अगर तू इसको लॉन्ग टर्म नहीं करेगा तो भी 80 पे ही लिखेगा, पर तूने कहा नहीं, मेरे को इसको क्लासिफाई करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। तेने कोशिश करी, बनेगा कोई, तेने फेयर वैल्यू पे बनाना है। फेयर वैल्यू कितनी, 80, कॉस्ट कितनी, तूने इसको क्लासिफाई कितने पे किया, लोअर 80। अब तेरे लिए लॉन्ग टर्म हो गया, नाउ योर कैरिंग अमाउंट, अब तू उसको कैरी कितने पे करोगे, अब अगले साल में फिर तूने कहा नहीं, इसको तो मैं किससे दिखाता हूँ, करंट में। तो तेरी कैरिंग अमाउंट 80 है, कॉस्ट 80 से कम हो जाएगी क्या, 100 में खड़ी रहेगा वो तो 100 ही रहेगी ना भाई। तू हर साल इधर से इधर डांस करेगा तो भी कोई फर्क थोड़ी ना निकलना है। सोच के देख, तेरी कॉस्ट कितनी है, वो तो 100 ही है ना, तो वो कैसे कम हो जाएगी अगले साल रीक्लासिफिकेशन में? अभी समझा? तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तू कुछ भी कर। आप सोच रहे हो कि मैं हर साल इसको उसमें ले लूंगा, लोअर ले लूंगा, उसको उसमें, भाई कॉस्ट तो वही रहने वाली है ना। तो एक बार लोअर में आ गया तो वो जीवन भर लोअर में रहेगी, उल्टा किसमें रहने देगा? तो हर साल मार्केट वैल्यू लोअर 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 आएगी तो इसमें लॉस हर साल रिकॉर्ड कर सकता है, डी क्लास में क्यों करेगा? अभी आया समझ तेरे को क्वेश्चन का आंसर? कोई डाउट? तो सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म देखो, दो वर्ड याद रखना, कॉस्ट तो है ही है। अब सर या तो कैरिंग अमाउंट बोलेगा या ना फेयर वैल्यू। अब इसको मैं इस तरह से याद कर रहा हूँ, ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है, करंट, करंट स्टार्ट किससे होता है, किससे कर दोगे, सी के लिए सी, और इसके लिए बचा गया फेयर वैल्यू। ये यू क्योंकि देखो इसमें होता है, मैं भी कितनी बार डायरेक्ट प्रोविजन बोलता हूँ, एक बार मेरे को याद सोचना पड़ता है, भूल जाता हूँ। टू बी फेयर देखो, झूठ क्यों बोलूं, तो इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, कॉस्ट तो दोनों में है। अब तुम्हें क्योंकि प्रोविजन सही लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, गलत लिख दिया भले तुमने नीचे आंसर सही लिखा, प्रोविजन गलत है तो इसी काट देंगे। तो कैसे करोगे, करंट से लॉन्ग टर्म, इसका मतलब अब नया इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म, और इसमें नया इन्वेस्टमेंट क्या गिरेगा, करंट। तो नया इन्वेस्टमेंट क्या होगा, करंट,
करंट शुरू होता है सी से, इसलिए इसको कैरिंग अमाउंट सी पे लेंगे, और दूसरा फेयर वैल्यू बचता है लॉन्ग टर्म पे फेयर वैल्यू। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? डिस्क्लोजर्स ये देखो प्योर थ्योरी होता है, इसमें समझाने का कुछ नहीं। ए इसने बोला क्या क्या डिस्क्लोज करोगे, एक तो आप किस वैल्यू से कैरिंग अमाउंट को डिटरमाइन कर रहे हो वो बताओ, दूसरा डिस्क्लोज करो करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अलग अलग, वो तो वैसे ही करते हैं अपन बैलेंस शीट में अलग अलग ही तो करते हैं करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तीसरा, अगर आप कंपनी हो इन्वेस्टमेंट कौन करने वाले हैं, तो कंपनी पर एस के साथ साथ कंपनी एक्ट भी होता है। तो कंपनी एक्ट में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हैं, याद है? तो इसने कहा शेड्यूल 3 में क्या बोला है, आप इन्वेस्टमेंट को फर्दर क्लासिफाई करो। देखो एस ने बोला है क्लासिफाई करो करंट और लॉन्ग टर्म में, बस एस ने यही बोला है। लेकिन कंपनी एक्ट फर्दर क्लासिफाई कर रहा है 4 पार्ट्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्योंकि ये सिक्योर है, शेयर्स डिबेंचर्स, प्रॉपर्टीज कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है और इसके अलावा कोई भी है तो उसका नाम। ये किसने बोला है, कंपनी एक्ट ने। अब ये मत सोचना सब पे लगेगा, ये केवल किस पे लगेगा, कंपनी। इफ द कंपनी इज द इन्वेस्टर, मान लो कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, कंपनी ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, कंपनी ने वैल्यूएबल प्रॉपर्टी खरीदी, कंपनी ने गोल्ड खरीदा, कंपनी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, तो कंपनी को ये क्लासिफाई करना क्लियर है। ऐसा एस में नहीं है, शेड्यूल 3 में है कंपनी एक्ट। फिर ये बोलता है P&L ने क्या क्या किया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म। क्लियर है? तो इसमें वो भी लिख सकते हो, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट वो भी इसमें आ सकता है। तो ये देखो डिस्क्लोजर प्योरली थ्योरी रहता है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ये डिस्क्लोज करना है। हाँ, नोट्स टू अकाउंट्स भाई, बैलेंस शीट में तो आप दिखा दोगे करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फर्दर नोट्स टू अकाउंट्स बनता है बैलेंस शीट में। नोट्स टू अकाउंट्स में आप ऐसे 4 कैटेगरी बनोगे। ये आपका एज 13 कंप्लीट होता है, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। कौन सा वाला दोस्त? ये वाला? हाँ देखो, अगर आपको जैसे ये 2 शेयर दे रखे, इसकी कॉस्ट और मार्केट प्राइस दे रखी, आपको बोला है कि बताओ हाउ यू विल वैल्यू द शेयर्स इन्वेस्टमेंट एज पर एज 30। सबसे पहले आपके पास है इंडिविजुअल बेसिस। इंडिविजुअल बेसिस मतलब हर शेयर की इंडिविजुअल लोअर निकाल ले, 100, 80, 80, 100, 150, 150, 300, 350, 300 इंडिविजुअल निकाल लिया। तो इंडिविजुअल के हिसाब से तेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 530 पे दिखाएगा और ये 1400 पे, 530 और 1930 इंडिविजुअल के हिसाब से ये वैल्यू बनी। हाँ या ना? दूसरा होता है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज मतलब क्या होता है, तू इंडिविजुअल नंबर मत दे, कैटेगरी वाइज में क्या होगा, ये नहीं है। अब कैटेगरी की टोटल दे, टोटल कॉस्ट कितनी है, 600, 580 तो लोअर क्या हो गया, 1500 और 1530 लोअर क्या हो गया, तो यहां पर 580 और 1500। इज दैट क्लियर? समझ में आया? और ग्लोबल मतलब ग्लोबल अभी आता नहीं है, पर ग्लोबल आ जाए तो टोटल कॉस्ट देखे 600 और 1500 कितनी है, 2100, 500 और 1530 कितना, 2110। तो टोटल कॉस्ट, टोटल मार्केट प्राइस विच एवरेज लो। क्लियर है? खत्म। अब राइट में दिक्कत है, तो राइट में 3 बातें। पहला, अगर इसने एक्सरसाइज किया तो कॉस्ट में प्लस कर देंगे, सेल किया P&L में लिख देंगे।
लेकिन अगर इसने क्या बोला, सेल करा, और क्वेश्चन में आपको बोला है परचेज प्राइस इज कम राइट प्राइस, परचेज प्राइस क्या है, कम राइट प्राइस, और परचेज करने, सॉरी परचेज प्राइस कम राइट प्राइस है, और राइट देने के बाद अगर मार्केट प्राइस तुम्हारी कॉस्ट से कम हो जाए, अपन कंपेयर करते हैं ना कॉस्ट और मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर, तो कॉस्ट तो फिक्स है, और मार्केट प्राइस तुम्हें देखनी है, मार्केट में क्या प्राइस है, अगर तुम्हारी मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कॉस्ट से क्या हो जाए, कम हो जाए, कब, आफ्टर राइट ईच सेल, राइट को देने के बाद, तो उस केस में हम वो जो सेल ऑफ राइट, राइट शेयर बेच के पैसा आएगा उसको पी एंड एल में न डाल के कॉस्ट को कम, ऐसा बस। और मार्केट प्राइस कंपेयर करना पड़ेगा, नहीं ये एजम्पशन नहीं लेते, क्वेश्चन में बोले तो ही है, बाकी एस ने साफ बोला है, अगर क्वेश्चन आए तुम्हारा जिसमें कम राइट प्राइस लिखा हुआ आए तो मानना, वरना ये भी अज्यूम करना कि अधिकार कोई खरीदता थोड़ी, अधिकार हम बनाते हैं, और राइट शेयर प्रीएम्प्टिव राइट होता है, मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके बाद शेयर उसका वैसे ही अधिकार है। कम राइट का मतलब मुझे सामने वाला भूल के पैसे ले रहा है कि इसमें मेरा अधिकार है, उसका भी पैसा दे दो, एक्स्ट्रा दे, बाकी यूजुअली जिसके पास शेयर है उसका अधिकार है उससे, वो होता है। उस समय प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने तुम्हारे को बताने के लिए कि सोचो ही मत, तुम तो क्या मान लो हर बार पी एंड एल में लिख दो, यही बोला था, यही बताया था ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, जितने क्वेश्चन मैंने देखे किसी भी क्वेश्चन में आपकी थ्योरेटिकल एक्सरसाइज कमी नहीं होगी, मैंने शॉर्टकट दे दी। हाँ, वो डिवेंचर्स था भाई, डिवेंचर्स में कम प्राइस और एक्स प्राइस असम्पशन ले रहे थे, कम राइट प्राइस होता तो मैं तेरी कॉस्ट कम करवाता ना। तू चेक कर, इन्वेस्टमेंट में मैंने सब में लिखवा है नीचे नोट, ट्रांसफर टू पी एंड एल, याद है, द सेल ऑफ राइट इज क्रेडिटेड टू पी एंड एल, क्योंकि उसमें मैंने ये असम्पशन माना ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं है ऐसे। समझा, चेक करना थोड़ा सा, देखो वो कम राइट प्राइस नहीं है, वो कम प्राइस है। हाँ, वो एक्स प्राइस निकालने के लिए था, उसमें अजम्पशन नहीं माना, उसमें एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए मैंने कहा था कि जो प्राइस आपसे क्वेश्चन पूछा वैल्यू ऑफ राइट, तो वो कैसे बनेगा, राइट की वैल्यू उसमें जुड़ी हुई होगी, तो मैंने बताया था उसमें जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब वो कम राइट प्राइस, जो क्वेश्चन में प्राइस गिवन है दैट इज अस्यूम्ड कम राइट प्राइस है, मांगी है राइट की वैल्यू निकालनी, तो कंसेप्ट सारे मिक्स करेगा तो कैसे काम चलेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में कम राइट प्राइस, तू एक्स प्राइस वैसे निकाला, अरे मैंने राइट शेयर की प्राइस तो बता दी ना, दिक्कत क्यों होगी। अपन ने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है, उसमें राइट शेयर की प्राइस निकालना सीखा था पहले, थ्योरेटिकल एक्स प्राइस हो रही, तो वो थ्योरेटिकल एक्स प्राइस मतलब थ्योरी में केवल हम चेक करते हैं कि अगर हम राइट शेयर इशू करेगी कंपनी तो ये इफेक्ट आ सकता है, थ्योरेटिकली ये प्राइस हो सकती है ऐसा, उसको कंपेयर करेंगे अपनी कॉस्ट से, अगर वो एक्स राइट प्राइस हमारी कॉस्ट से कम है तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, इन्वेस्टर का, और वो पॉइंट ऑफ व्यू किसका था, कंपनी का, कंपनी अपनी कॉस्ट कम करेगी क्या, तो वो उसमें मिक्स मत कर, दोनों अलग अलग पार्टी, क्लियर है। तो राइट में सिर्फ क्या याद रखोगे, कुछ ना बोले तो पी एंड एल, और परचेज कम राइट बोले तो अगर उसकी प्राइस कॉस्ट कम हो जाए, प्राइस कॉस्ट से भी, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट घटा देंगे, क्लियर है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1, एल्बर्ट हैज द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। अब एल्बर्ट के क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, परचेज
the following equity share from stock exchange on 1 जून X Y Z। एक तो शेयर्स में, दूसरा उसने गोल्ड 2007 में खरीदा। अच्छा शेयर्स में तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, या फिर आपको देखो इसका आंसर देना है तो आप क्या करोगे, इट इज अज्यूम इफ इट इज करंट इन्वेस्टमेंट देन इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV market price here value whichever is lower, but if it is long term then it is valued at cost। गोल्ड 2007 में खरीदा, साफ दिख रहा है ये क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। म्यूचुअल फंड में कोई भी बंदा निवेश करता है तो वो लॉन्ग टर्म करता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगेन लॉन्ग टर्म होता है हमेशा। 99% ये जो चीजें होती है ये लॉन्ग टर्म, केवल गेन किसमें करता है वो, क्योंकि इसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ती है, ये स्टॉक मार्केट इधर एकदम नहीं करता है, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है। इज दैट क्लियर? प्रोविजन, पहले तो आप प्रोविजन समझा दो, करंट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, whereas long term investment are valued at cost except if there is a permanent elimination then provision should be made। provision, अब रिलेशन इसमें बैठ के पूरा मत लिखना, तो रिलेशन में क्या लिखोगे, कंपनी मेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ बीइंग अज्यूम्ड इट इज करंट, whereas gold म्यूचुअल फंड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म। ऐसा रिलेशन बता दिया। कंक्लूजन में देखो सबकी मार्केट प्राइस दे रही है, तो अब आपको कंक्लूजन में लिखना है इफ इक्विटी शेयर आर इन्वेस्टेड फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन देन इट शुड बी वैल्यूड एज स्क्रिप्ट x 180, स्क्रिप्ट y 50, लोअर 50 है, और z में 40, तो 180 प्लस 50 प्लस 40 260, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स विल बी 260। क्लियर है? whereas gold valued at cost 3 लाख, म्यूचुअल फंड valued at cost 6 लाख, है ना, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी valued at cost 5 लाख। खत्म? समझ में आया क्वेश्चन? अब आपके पास इसके आंसर भी दे रखे हैं पीछे आपके क्लास वर्क के, तो मैं आपको अपन पहले डिस्कस कर लेंगे फिर आंसर चेक कर लेंगे, तो आप आज घर पे बैठ के ही कर लेना, जो करवाने का है वो मैं करा दूंगा, बाकी आप ट्राई करें। एक बार आंसर पढ़ो, इसने क्या किया, ये बोलता है एज 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इफ इन्वेस्टमेंट इज परचेज विद एन इंटेंशन टू होल्ड अ शॉर्ट ड्यूरेशन देन इट इज recorded at cost or realizable value whichever is lower। और इसने वो बता दिया कॉस्ट एनर्जी, फिर इसने वापस एक्चुअली इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट वाइज बताया, अपन ने कॉमन बताया था, इसने इन्वेस्टमेंट वाइज कि if equity share acquired with an intention to hold for a longer duration then they are to be recorded at cost in the balance sheet date। however permanent elimination का provision बनेगा if decline is other than temporary, और मैं बोल रहा हूँ परमानेंट डिक्लाइन, एक ही बात है, तो इसमें दोनों डिप्लोमेटिक आंसर दे दिए। और अपन ने भी यही डिस्कस किया था कि इक्विटी में अपन जज नहीं कर सकते वेदर द इंटेंशन टू होल्ड देम इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन और लॉन्गर ड्यूरेशन। क्लियर है? फिर इसमें सबने अलग प्रोविजन बताया, एज पर द स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट अक्वायर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज शोन एट कॉस्ट। Gold is generally purchased with an intention to hold for a longer duration unless given otherwise। कुछ नहीं बोला तो हमेशा लॉन्ग टर्म मानना है, और इस क्वेश्चन में नहीं बोला। Hence, it should continue at 3 lakh though the realizable value has increased। भले वो लोअर भी 3 लाख है तो अपन को इतना सोचना ही नहीं। अरे यही चीज अपन ने डिस्कस करी ना। Again, mutual funds are treated as they will be valued at 6 lakh unless there is a permanent decline। However, the provision definition actually इसकी NRV 4.5 लाख है, कॉस्ट कितनी है, NRV कितनी है, तो इसलिए इसमें इसमें दोनों बता दिया कि इसको तो 6 लाख पे बताएंगे, लेकिन अगर वो जो डिक्लाइन बता रहा है अगर वो परमानेंट डिक्लाइन है तो उसके लिए प्रोविजन। क्लियर है? नेक्स्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगेन इट इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म,
they will be valued at cost, even realizable value is greater. तो इसमें वो परमानेंट डिजाइन वाला मतलब ही नहीं है. If it is not possible to set diminution in the, अच्छा ये क्वेश्चन तो यहाँ तक था, समझ में है. इसमें एक बात और बोली, ये पढ़ो. Also explain, is it possible to set the diminution in investment in mutual fund against the appreciation of investment in government security. मतलब ये बोलना चाह रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि म्यूचुअल फंड को जैसे 6 लाख से 4.5 लाख आ गया, तो 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई. 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है, और वही गवर्नमेंट 5 लाख से 7 लाख हो गए, 2 लाख का फायदा हो रहा है. तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक कैटेगरी का लॉस 1.5 लाख का दूसरी कैटेगरी के प्रॉफिट से सेटल करके नेट पे दिखाएं? नहीं, क्योंकि हम इसको प्रॉफिट पे का दिखा रहे हैं, इसको तो कॉस्ट पे दिखा रहे हैं ना. वो तो तब होता है जब हम सबको एनआरडी पे बताते, इसको प्राइस 7 लाख पे बताते तो सेटल भी होता, पर ऐसा होता ही नहीं. प्रूडेंस कंसेप्ट मना करता है. तो आपको आंसर लिखना है नो, इट इज not possible to set off the loss of one category with the investment of the other. And it will not recorded in books in the mutual funds permanent decline or ऐसा. समझ में आया? आंसर दे रखा है, लिख लोगे. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के बताओ क्या आंसर होगा. पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या आंसर होगा, फिर अपन देखेंगे. चलो ये वाला क्वेश्चन लिख के बताओ कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो बताओ प्रोविजन जिस चीज को क्लिक कर गया कौन सा है. और दो जन हो गए, सबको हो गया. क्वेश्चन किसको समझ ही नहीं आया, क्या बोलना चाहता है, ऐसा कोई. सबको आ गया है. क्या क्वेश्चन है ये, बोल रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का. अब अनलिस्टेड कंपनी ने मई में हमें उसकी बुक्स का अकाउंट मतलब वो मिलता है ना, एनुअल अकाउंट वो मिलता, जिसमें उसने बताया कि कैश लॉसेज है हैवी, मतलब नुकसान हुआ जिसकी वजह से उसका मार्केट शेयर बिल्कुल गिर गया. और अब इन्वेस्टमेंट विल नॉट फैच मोर देन 20,000. अब मतलब वो 2 लाख का है पर उसकी मार्केट प्राइस 20,000 से ज्यादा, तभी 20,000 है. आप इन्वेस्टर हो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, बताओ आप कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करोगे. सबसे पहले कौन सा वाला है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो अब प्रोविजन क्या लिखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दैट financial balance sheet date are always valued at cost, except if there is a permanent decline, then the provision for diminution is to be made. ये प्रोविजन आ गया. और तरीका वही एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट लिख दिया. फिर रिलेशन शुरू इससे होता है. इन द गिवन केस वही अनकोटेड कंपनी कॉस्टिंग दिस, बट ड्यू टू cash losses there is a decline in market and it will not fetch more than 20,000. Conclusion, since the above case it is clearly evident due to heavy cash losses there seems to be a permanent decline. ऐसा दिख रहा है. Therefore the company should make provision for diminution worth rupees 1,80,000. समझ में आया? फटाफट लिखे हो तो.
अरे हो गया कंक्लूजन, इधर तो सिंपल सा कंक्लूजन है। इसमें कंक्लूजन में क्या लिखोगे? सिंस इट इज क्लियरली एविडेंट, then it is clearly evident that the company was incurring cash losses which decline the market is a permanent decline या other than temporary decline। भाई जो कैश लॉसेस हो रहे हैं वो परमानेंट डिक्लाइन है। therefore the investor should create a provision for diminution of rupees 2 लाख माइनस 1,80,000 है ना। प्रोविजन बना है ना, रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली कॉस्ट पे होगा, लेकिन अपन प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कॉस्ट लेस प्रोविजन नेट कैरिंग अमाउंट इज 20,000। भरत लिमिटेड वांट टू रीक्लासिफाई द इन्वेस्टमेंट। अच्छा रीक्लासिफाई करना है, चलो डिस्कस करते हैं। पहला, अ पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट 20 लाख रीक्लासिफाई लॉन्ग टर्म। करंट से लॉन्ग टर्म हो रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या यूज होता है? फेयर वैल्यू। तो आप प्रोविजन लिखोगे कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। कॉस्ट कितनी है? 20 लाख, फेयर वैल्यू है 25 लाख, ठीक है। अच्छा हमने भी 20 पे बताया है, अभी भी 20 पे बताएंगे, कोई नुकसान हो रहा है क्या? कुछ करना ही है, खत्म। दूसरा देखो, अनदर पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15 लाख रीक्लासिफाई एज अगेन लॉन्ग टर्म, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। मार्केट वैल्यू 6.5 लाख है और कॉस्ट है 15 लाख, 6.5 लाख। अब हमने किस पे दिखाया है? कॉस्ट। मार्केट में क्या प्राइस है? 6.5। तो अगर तुम 15 लाख की कॉस्ट को 6.5 लाख में दिखा रहे हो तो लॉस हो रहा है। तो आपको इसमें आंसर क्या देना है? इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड एट 6.5 लाख एंड द लॉस ऑफ रुपीज जो भी है 15 में से 6.5 8.5 लाख विल बी चार्ज टू P&L। समझ में आया? तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई कर रहे करंट, करंट से कैरिंग, तो कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट व्हिचएवर इज लेस। अच्छा कैरिंग अमाउंट मतलब अभी हम कौन सी वैल्यू पे लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। कॉस्ट इज 18 लाख व्हिच इज रिटर्न डाउन टू 12 लाख, तो कैरिंग अमाउंट कितनी है? तो लोअर क्या है? 12 लाख। अच्छा अभी किस पे लिख रहे हैं? 12 लाख। कैरिंग अमाउंट का मतलब भी बुक वैल्यू होता है, तो बुक में कितने पे दिखा रहा है? 12 लाख। लोअर भी क्या है? 12 लाख। कोई लॉस हो रहा है क्या? ट्रांसफर करने पे लॉस हो रहा है क्या? नहीं। तो बस आपको क्या लिखना है? इट विल बी रिकॉर्डेड एट 12 लाख। पढ़ना 12 लाख को रिकॉग्नाइज तो परमानेंट डिक्लाइन, इस समय परमानेंट डिक्लाइन होगा तो इन्होंने लॉन्ग टर्म को 12 लाख पे दिखा दिया और कैरिंग अमाउंट 12 लाख चल रहा है। नहीं ट्रांसफर ही कर दिया ना भाई, प्रोविजन हटा के 12 लाख पे ट्रांसफर कर दिया। इज दैट क्लियर? और प्रोविजन से सेटल कर दिया हम। क्लियर है? हाँ दोस्त, कौन सा वाला? डी वाला ना? कौन सा? डी वाला। अरे भाई तो क्लासिफाई करते समय लॉन्ग टर्म में तुम्हें क्लासिफाई करते समय देखना है कि आज मार्केट में ये चल रही है तो मैं इतने पे लूं ताकि ये बेस बन जाए। अगर तुम इसको कॉस्ट पे दिखाओगे तो तुमने तो प्रोविजन को फॉलो ही नहीं किया। प्रोविजन क्या बोलता है, फिर लोअर कैसे हुआ? प्रोविजन ने जो बोला उसको फॉलो करो, प्लस जब मार्केट में 6.5 लाख है और आज तुम लॉन्ग टर्म तो आज की तारीख में अगर तू खरीदना तो 6.5 लाख की मिलता ना, तो इसलिए ये बोल रहा है कि तू 6.5 लाख को कॉस्ट मान ले आज से और उससे करे। इज दैट क्लियर? अगेन ये आंसर दिया हुआ है एज इट इज है, देख लो। पहले में 20 लाख, दूसरे में 15 लाख और 8.5 लाख का लॉस लिया और तीसरे में 12 लाख। क्लियर है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है एक्चुअली। ये इस केस का क्वेश्चन नहीं है, क्या है? सबका बैंक है, सबका बैंक ने क्लासिफाई किए इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी में, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड टू ट्रेडिंग।
अब हेल्ड टू मैच्योरिटी में कॉस्ट लेस अमोर्टाइज्ड अमाउंट पे लिखते हैं, अवेलेबल फॉर सेल में मार्केट टू मार्केट पे लिखते हैं, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में एफआईएमएम डीए के हिसाब से जो लोअर रेट होती है उस पे लिखते हैं। अब कमेंट करो, क्या बैंक ने एज 13 के हिसाब से पॉलिसी फॉलो करी? एक बात बताओ, क्या एज 13 इस तरह का कोई भी क्लासिफिकेशन देता है क्या? लेकिन बैंक में इसी तरह का क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि एज 13 बैंक पे लगता ही नहीं। बैंक पर कभी भी बैंक, म्यूचुअल फंड्स, है ना, इंश्योरेंस कंपनी, इन पर एज 13 नहीं लगता है। क्लियर है? इनका खुद का अलग से कानून होता है। इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए एक्ट में गवर्न होता है, बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यहाँ सेबी गवर्न करता है। तो सेबी की अलग प्रिस्क्रिप्शन है। सेबी बोलता है, जब एक्चुअली का पूरा चैप्टर था बैंकिंग कंपनी, आपके टाइम पे हट गया, पिछले साल जो था, पिछले अटेम्प्ट में था, तो उसमें जब हम पढ़ते ना, तो सेबी ने बोला कि हर बैंक को उसको 3 कैटेगरी में अपने इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाई करने, दैट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड अवेलेबल फॉर सेल। तो ये इसने पढ़ा था, बिल्कुल सही बताया कि बैंक ने इस तरह से क्लासिफाई किया, पर ऐसा क्लासिफिकेशन सेबी जो है एज 13 नहीं देता। तो इसमें आंसर केवल यही है कि एज 13 इज नॉट, आपको पहले प्रोविजन में बताना है, एज 13 बताता है करंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। फिर बताना है एज 13 इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक्स, और कंक्लूजन में, मतलब इसमें बहुत वो है ही नहीं, कंक्लूजन में सिंस एज 13 इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड mutual fund company. Therefore, the classification made by bank is not as per age 13, but it is as per the SEBI guidelines which are applicable to the bank. क्लियर है? लगता ही नहीं एज 13, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, इसका है ही नहीं कुछ। इज दैट क्लियर? चलो ये क्वेश्चन करके बताओ आपको। इसने जो मैंने कराया ना, अब इसने बोला है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, क्वांटिटी दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, मार्केट वैल्यू दे रखी है। तो आप क्या करना, कॉस्ट का कॉलम बनाना, मल्टीप्लाई कर देना, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना क्वांटिटी को, तो कॉस्ट आ जाएगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इससे बोला बताओ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्लोबली, ग्लोबली मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कैटेगरी वाइज, तो इक्विटी कॉस्ट और इक्विटी मार्केट वैल्यू लोअर, प्रेफरेंस कॉस्ट और प्रेफरेंस मार्केट वैल्यू लोअर, और इंडिविजुअल मतलब एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड लोअर, एफ का लोअर, एम का लोअर, आर का लोअर। समझ में आया? जैसा मैंने कराया ना, देखो फॉर्मेट एक ही बनाना, यही बनाना, ठीक है ना। इसके सामने लोअर लिख देना इंडिविजुअल बेसिस, एक दो तीन, एक दो तीन, और इसी के सामने इनकी कॉस्ट पर इसका लोअर लिख देना, और नीचे ग्रॉस टोटल लिख देना। समझ गए फॉर्मेट कैसा? जैसे मैंने नहीं बनाया था, एक ही फॉर्मेट में तीनों आगे थे, करके बताओ, पढ़ा है।
डन। क्या आ रहा है, इंडिविजुअली टोटल बताना कितनी वैल्यू आ रही है, इंडिविजुअली 135 130 और कैटेगरी वाइज 36 145 और ग्लोबली 141130। समझ में आ गया। इंडिविजुअली मतलब पर्टिकुलर सबको अलग अलग कंपेयर करोगे, कैटेगरी मतलब इक्विटी की टोटल और प्रेफरेंस की टोटल को कंपेयर करोगे, ग्लोबली मतलब सबकी टोटल और मार्केट वैल्यू कंपेयर करोगे। इज दैट क्लियर? तो दिस इज 15 कंप्लीटेड, 13 आई मीन इन्वेस्टमेंट कंप्लीट। ठीक है, अब फिर मिलेंगे। थैंक यू। अब मेरी क्लास नहीं है ना।